नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की कक्षा में आपके लिए कुछ खास और कुछ विशेष होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे मंदिर निर्माण की भारतीय शैलियों के बारे में, जिनसे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सबसे पहले मंदिर शब्द के बारे में जानते हैं। तो मंदिर शब्द संस्कृत भाषा के बहुत प्राचीन महाकाव्य शुद्ध ग्रंथों में मंदिर की अपेक्षा देवालय स्थान, देवायतन, देवकुल, देवगृह आदि शब्दों का प्रयोग होता है मंदिर की जगह। मंदिर शब्द बाद में आया, बल्कि पहले मंदिरों को देवालय, देवायतन, देवकुल, देवगृह ऐसे नामों से जाना जाता था। मंदिर का सबसे पहले जहाँ उल्लेख आया है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ मंदिर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। सांख्यायन स्रोत में प्रासाद को दीवारों, छत तथा खिड़कियों से युक्त कहा गया है। वैदिक युग में प्रकृति देवों की पूजा का विधान था। यानी वैदिक युग में प्राकृतिक जो प्रकृति होती है उसकी पूजा होती थी। इसमें दार्शनिक विचारों के साथ रुद्र, विष्णु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र प्रकृति, रुद्र कौन है? प्रकृति, वनस्पति, पशुचारण के देवता तथा विष्णु यज्ञ के देवता माने गए हैं। ठीक है ना। बाद में उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में विष्णु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए। ऐसा आपको मैं जो बता रहा हूँ स्रोत हैं वो विष्णु परमः तदंत्रेण सर्वा आख्या देवता, इस वाले पेज पर लिखा गया है। ऐसा भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति में मंदिर निर्माण पीछे यह सत्य छुपा था कि ऐसा धर्म स्थापित हो जो जनता को सहजता और व्यवहारिकता से प्राप्त हो सके, और इसी की पूर्ति के लिए मंदिर बनाए गए और मंदिरों का जन्म हुआ। इससे पहले भारत में बौद्ध और जैनों के द्वारा गुहा, जिसे गुफा बोलते हैं, गुहा, स्तूप, चैत्यों का निर्माण किया जाने लगा था। इससे मंदिर शुभ बनाने से पहले मंदिर जो निर्माण था, मंदिर निर्माण से पहले क्या था? बौद्ध और जैनों के द्वारा गुहा मंदिर बनाए जाते थे, गुफाएं टाइप की बनाई जाती थी, स्तूप बनाए जाते थे और चैत्य बनाए जाते थे जो अर्धगोलाकार होते हैं, जैसे आपने सांची का स्तूप देखा होगा, है ना, इस टाइप में। और इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे इसमें ऐसा है कि कुषाण काल के बाद गुप्त काल में देवताओं की पूजा के साथ ही देवालयों का भी निर्माण शुरू हो गया। कुषाण काल में देवालयों का निर्माण, यानी गुप्त काल में मंदिर बनाने के प्रमाण हमें कब से मिलते हैं? गुप्त काल से। यानी गुप्त काल में देवताओं की पूजा के साथ साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो इसका आंसर अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि मंदिर सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आए, तो गुप्त काल में आए। मंदिरों का अस्तित्व गुप्त काल में आया। अब मंदिरों की शैली देखते हैं। वैसे शैलियाँ तो 3 प्रकार की होती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। नागर शैली क्या है? नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। ठीक है ना। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। यानी 4 तरफ कोण होते हैं, इसके चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप और अर्ध मंडप प्राप्त होता है ना। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। ये सब एक ही अक्ष पर होते हैं। देखिए इस टाइप में ये मंदिरों की शैली है। देखिए ये आपको मंदिरों की शैलियाँ दिखाई दे रही। मंदिरों की 3 शैलियाँ हैं। कितनी शैलियाँ हैं? मंदिरों की 3 शैलियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी शैलियाँ हैं वो देखते हैं। देखिए इस टाइप में है, ये है आपकी नागर शैली का मंदिर। ये मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है, नागर शैली का मंदिर है। नागर शैली में देखिए इस टाइप में ये गुंबद उठते हुए चले जाते हैं, जो गर्भगृह होता है वो सबसे ऊपर या ऊंचा बना होता है। ये नागर शैली है। द्रविड़ शैली में देखिए इस टाइप में ये यहाँ से प्रवेश है, एंट्रेंस है, और यहाँ पर आके इस प्रकार से देखिए गुंबद, उसके बाद फिर आगे इस टाइप में बना होता है। इसके बाद देखिए ये है बेसर शैली का मंदिर। देखिए आगे एकदम सपाट होता है, सपाट छत, ऊपर इसके बाद लास्ट में ये एक गर्भगृह और एक नंदी मंडप होता है। इस टाइप में ये बेसर शैली है। नागर शैली की विशेषताएं देखते हैं। नागर शैली
नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच धरती पर यहाँ पाया जाता है। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में अपनाई गई। क्वेश्चन आता है द्रविड़ शैलियों का विकास कहाँ हुआ है, तो द्रविड़ शैली का विकास कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में हुआ है। बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के प्रदेश के बीच में संबंध रखती, कहाँ रखती है, बेसर शैली का संबंध है विंध्य पहाड़ और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों से। चलिए आगे नागर शैली के बारे में बात करते हैं। तो नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य की 3 शैलियों में से एक शैली है। देखिए इस नागर शैली का ये मंदिर है, मैं आपको बता दूं, देखिए इस पास से देखिए ये नागर शैली है। नागर शैली का ये मंदिर, इसमें देखिए सबसे पहले जहाँ से अपना एंट्रेंस होता है, ये यहाँ से एंट्रेंस है आपका, ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंट्रेंस करोगे, एंटर करोगे, और इसे अर्ध मंडप बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध मंडप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अर्ध मंडप। उसके बाद फिर आता है ये मंडप, जो थोड़ा अर्ध मंडप से थोड़ा सा ऊंचा होता है। उसके बाद फिर आता है शिखर, शिखर की बारी, ये शिखर है। शिखर के ऊपर अमालका है, इसे अमालका बोलते हैं, जो गोल टाइप का दिखाई दे रहा है ये वाला अमालका। उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं कलश, मंदिर का कलश। इस प्रकार से ये नागर शैली के मंदिर बनाए जाते थे। इस प्रकार से नागर शैली के मंदिरों की संरचना होती है, ठीक है। और जो अंदर का भाग होता है, जो बिल्कुल मेन मंदिर होता है जहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसे बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है ना, उसे गर्भगृह बोलते हैं, ठीक। अगला देखिए नागर शैली के एक मंदिर, खजुराहो का आपने मंदिर देखा होगा, खजुराहो का ये मंदिर है, और खजुराहो में इस प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं। ये नागर शैली का मंदिर बना हुआ है, इस प्रकार से देखिए ये नागर शैली का मंदिर खजुराहो में। अगला देखते हैं नागर शैली कुछ और विशेषताएं। गुप्त काल के मंदिरों में विशेषकर देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर और भीतर गांव के ईंटों से बने हुए मंदिर मिलते हैं, जो कि नागर शैली के बने हुए हैं। नागर शैली, मैंने कहा मंदिरों का अस्तित्व कब से आया, तो मंदिर अस्तित्व में आए गुप्त काल से। नागर शैली की 2 बड़ी विशेषताएं हैं, इसकी विशिष्ट योजना और विमान। इसकी विशिष्ट योजना और विमान नागर शैली की विशेषता है। नागर शैली में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। नागर शैली के मंदिरों में 2 भवन होते हैं, एक गर्भगृह होता है और दूसरा मंडप होता है। गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप छोटा है, जो तो होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको चित्र में बता दिया है। आप एक बार चाहें तो बैक जा करके उसे देख सकते हैं चित्र को। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है, जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। अब नागर शैली की और बात करें तो नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। इसे क्रमशः बोला जाता है गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। इस प्रकार से 4 कक्ष के नाम होते हैं। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिर में स्तंभ नहीं होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। PSC वगैरह के लेवल से लेकर तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हुए देखे गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस शैली में मंदिरों में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे, पिलर्स नहीं दिए जाते थे। इनकी मुख्य भूमि आयताकार होती है। आयत के अनुसार देखिए, आयताकार इस टाइप में मुख्य भूमि जो होती है वो चौकोर ना होकर एक आयताकार होती है, आयत के रूप में होती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है। इसके बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते इनका पूरा आकार कैसा होता है? त्रिकोणा हो जाता है। यदि दोनों पार्श्वों में एक एक विमान होता है तो यह त्रिरथ कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिरथ। 2-2 विमानों वाले मध्य भाग को सप्तरथ और 4-4 विमानों वाले मध्य भाग को नवरथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 विमान वाले मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो उसे सप्तरथ कहते हैं। और 4 विमान वाले जो मंदिर होते हैं उनको नवरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरथ कहा जाता है। ये मंदिर मध्य भाग से लेकर मंदिर के अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। मंदिर में सबसे ऊपर शिखर होता है, सबसे ऊपर होता है शिखर, शिखर के ऊपर होता है कलश। नागर मंदिर के शिखर को रेखा शिखर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से कि रेखा शिखर क्या है। तो रेखा शिखर, नागर मंदिर के शिखर को हम रेखा शिखर के नाम से भी जानते हैं। इसमें द्रविड़ शैली के अनुसार विमान होते हैं, पर ये विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कम दूरी पर होते हैं, जिनके फलस्वरूप मंदिर की ऊंचाई कुछ कम रह जाती है।
बेसर शैली की बात करते हैं तो बेसर शैली में बौद्धों के जो चैत्य होते हैं उनके समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखी जाती है। जैसे ऐहोल के दुर्गा मंदिर, जैसे ऐहोल में एक दुर्गा मंदिर है, वो बेसर शैली से संबंधित है। मध्य भारत में दक्कन में स्थान स्थान पर बेसर शैली के कुछ अंतर भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए पापनाथ मंदिर और पटक्कल मंदिर इसमें आपको मिलेंगे इस प्रकार के अंतर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, ये उत्कृष्ट उदाहरण है किस शैली का? नागर शैली का। शाबाश। 8वीं शताब्दी की आते आते शैलियों में कुछ अलग अलग अंतर आए, कुछ लक्षण अलग हुए, कुछ बनावटों में अंतर आए, विविधता आ गई। जैसे हम जानते हैं इस शैली का विस्तार उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक है ना। इसलिए विविधता का आना स्वाभाविक है, ठीक है। फिर भी त्रिकोणीय आधार भूमि और नीचे से ऊपर उठता हुआ या घटता हुआ शिखर सब जगह एक जैसा मिलता है। अब आते हैं द्रविड़ शैली पर। दूसरी शैली है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली स्थापत्य शैली का संबंध दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से है। कहाँ पर है? दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से है। कुछ पुराने नमूने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी मिलते हैं। जैसे कहें तो देखिए लाड़ खान का पार्वती मंदिर तथा ऐहोल का कॉन्वेंट गुठी और मैगुती मंदिर, ठीक है ना, इस प्रकार के। अगले ये द्रविड़ शैली के थे मंदिर थे। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता इसका प्रामणीय विमान होता है। क्वेश्चन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप नोट कर सकते हैं। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता इसका प्रामणीय विमान है। पिरामिड के जैसा होता है, ये इस टाइप में होता है, इस टाइप में बना होता है, प्रामणीय विमान है। इस विमान में मंजिल पर मंजिल बने होते हैं जो बड़े से ऊपर की ओर छोटे होते चले जाते हैं और आखिरी में गुम्बद का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। इस तकनीकी नाम स्तूपी या स्तूपिका भी होता है। तकनीकी दृष्टि से इसका नाम स्तूपी या स्तूपिका भी इसे कहते हैं। आप देखते हैं द्रविड़ शैली, द्रविड़ जो शैली होती है यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण दक्षिण शैली कहलाती है। इसमें मंदिर का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मंदिर का आकार वर्गाकार होता है और गर्भगृह के ऊपर का भाग पिरामिड वाला होता है, पिरामिड जैसा होता है। इसमें अनेक मंजिलें भी होती हैं, ठीक है ना। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि ये काफ़ी ऊंची और विशाल प्रांगण को घेरे हुए होते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, आपका जो अपने राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है अभी वर्तमान में अयोध्या में, वो भी नागर शैली का ही है। अच्छा, प्रांगण जो है, प्रांगण में छोटे बड़े अनेक कक्ष तथा जलकुंड होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो उसे गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। चोल काल में मंदिर द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। जितने भी चोल काल में मंदिर बने हैं वो सारे के सारे मंदिर किस शैली के हैं? द्रविड़ शैली के हैं। अब बेसर शैली। बेसर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेसर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रित। बेसर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को ही हम बेसर शैली कहते हैं। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर शैली का होता है, ठीक है ना। विन्यास द्रविड़ शैली का होता है और रूप बनता है तो वो नागर शैली का होता है। इसलिए दो भिन्न भिन्न शैलियों के मिलने के कारण इसका नाम बेसर शैली पड़ गया। उत्तर और दक्षिण के ये क्षेत्रों में ये मंदिर पाए जाते हैं जहाँ इनके मिश्रित रूप में बेसर शैली होती है, ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं समय के साथ साथ द्रविड़ मंदिरों में विमानों के ऊपर मूर्तियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। जो विमान बनाए जाते हैं इनके ऊपर मूर्तियाँ भी खूब सारी बढ़ती चली गई। आप लोगों ने देखा होगा दक्षिण भारत के जो मंदिर में काफ़ी सारी मूर्तियाँ होती हैं। इनमें द्रविड़ मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह होता है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग होता है, यानी आप इसमें से परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसलिए द्रविड़ मंदिरों में समय समय पर कई विशेषताएं जुड़ती चली गई, जैसे स्तंभ बने होना और बड़े बड़े कक्ष और गलियारे और विशालकाय गोपुरम यानी द्वार, जो मुख्य द्वार होते हैं वो। द्रविड़ शैली के दो प्रमुख लक्षण हैं। इस शैली में मुख्य मंदिर के 4 पार्श्व होते हैं। मंदिर का शिखर और विमान पिरामिडीय आकृति की होती हैं। द्रविड़ीय स्थापत्य और प्लास्टर का प्रयोग खूब होने लगा था। आपको बता दें, आपकी दृष्टि से देखिए, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इस शैली में कोई शिव मंदिर है तो इसके लिए अलग से नंदी मंडप भी होता था। यदि शिव मंदिर है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे शिव मंदिर बना हुआ तो उससे पहले एक नंदी मंडप भी होगा छोटा सा, फिर भले ही आप गोपुरम बना दीजिए, लेकिन ये दो चीज़ें होती थी। इसी प्रकार
विष्णु मंदिरों में एक गरुड़ मंडप भी होता था, सेम उसी प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से नंदी शिव जी का वाहन, इसी प्रकार गरुड़ विष्णु जी का वाहन, तो उनके लिए भी गरुड़ मंडप होता था। उत्तर भारतीय मंदिरों के विपरीत दक्षिण भारतीय मंदिरों में चार दीवारी भी होती थी, परकोटा टाइप का। कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाता है कैलाशनाथ मंदिर किस शैली का बना हुआ है, तो वो है द्रविड़ शैली का। यह मंदिर राज सिंह और उसके बेटे महेंद्र III के द्वारा बनाया गया था। अब बेसर शैली का उदय कहाँ से हुआ? इसका स्थापत्य शैली का प्रादुर्भाव पूर्व मध्यकाल में हुआ। क्वेश्चन आता है कि बेसर शैली कब से अस्तित्व में आई, तो वे पूर्व मध्यकाल से अस्तित्व में आई। वस्तुतः यह मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के लक्षण पाए जाते हैं। क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेसर शैली ये आपको बता दूं कि जो बेसर शैली थी वो मिश्रित रूप से बनाई जाती, मैंने कहा दोनों शैलियों को मिलाकर के बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देखिए ये है बेसर शैली, ये बेसर शैली है। देखिए इस टाइप में बेसर शैली बनाई जाती है, दोनों का ही इसमें मिश्रण है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का। ये बेसर शैली का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर कहाँ का है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर है। बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर ये बेसर शैली का बना हुआ मंदिर है। मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिरों को प्रायः उत्तरी और दक्षिण दोनों ही शैलियों का सम्मिलित रूप मिलता है, ठीक है ना। कर्नाटक में चालुक्य मंदिर बेसर शैली के माने जाते सकते हैं, और चालुक्यों ने मिश्रित बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था, इन मंदिरों का को बढ़ाया आगे, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा एक और शैली, उसका नाम है राजस्थान की भूमिज शैली के मंदिर। भूमिज शैली का निर्माण नागर शैली की उपशैली है। ये नागर शैली का ही दूसरा भाग है, जिसे भूमिज शैली अपन कह सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इसके शिखर में परिलक्षित होती है, इसके शिखर में अलग दिखाई देता है, कुछ अलग बनावट होती है चारों तरफ। मुख्य प्रमुख दिशाओं में इसके शिखर जो होता है, शिखर के डिज़ाइन कुछ अलग टाइप के, उसे लताएं पट्टियों से इसे सजाया जाता है। और इसमें देखिए क्या होता है, राजस्थान की भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो लगभग 1010 से लेकर 1020 ईस्वी का है। इसके बाद मैनाल का महानालेश्वर मंदिर भी है, जो पंचरथ या पंचभूम है। मैंने पंचरथ और पंचभूम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इस मंदिर को पूरी तरह अखंडित है, श्रेष्ठ अनुपातों के लिए दर्शनीय है। इसके बाद चलते रामगढ़, जो भंडदेवरा या बिजौलिया का ओंडेश्वर मंदिर, ये 1125 में लगभग इसका निर्माण हुआ था। दोनों गोल व सप्तरथ है। रामगढ़ मंदिर सप्तभूम, जबकि ओंडेश्वर नवभू मंदिर है, ठीक है ना। रामगढ़ मंदिर अपनी पीठ की सजावट और मंडप और स्तंभों की भव्यता और मूर्ति शिल्प के लिए जाना जाता है। तो भूमि शैली का मंदिर में चलता हूँ, जैन मंदिर का। ये देखिए जैन मंदिर की तरफ चलते हैं। ये है भूमि शैली का मंदिर। देखिए इसमें देखिए लताएं और बेलपत्ते टाइप के इस प्रकार से बनाए जाते थे। इस प्रकार से भूमि शैली का मंदिर है, राजस्थान का जैन मंदिर है। अन्य शैलियाँ, स्तूपों के निर्माण के साथ ही हिंदू मंदिरों की कुछ ढांचों में भी निर्माण कुछ हुआ, वो अलग अलग टाइप का होने लगा। हिंदू मंदिरों में देवताओं की विषय वस्तु के रूप में पौराणिक कथाएं हुआ करती थी। मंदिरों में जो प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा मार्ग और प्रवेश द्वार के आधार पर 3 मंदिर की शैलियाँ निर्मित हुई, ठीक है। अरे संधार शैली क्या होता है? ये शैलियाँ मंदिर के वर्गाकार गर्भगृह को घेरे हुए स्तंभों वाली बीथिका या गैलरी होती है ना। इस बीथिका का उद्देश्य गर्भगृह की प्रदक्षिणा का था, यानी आराम से आप प्रदक्षिणा कर सके इस मंदिर में, इसलिए ऐसी बनाई जाती थी। अब है अगला है निरंधार शैली। इस शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा मार्ग नहीं होता था। अगला है सर्वतोभद्र। इस शैली के मंदिरों में 4 प्रवेश द्वार होते थे। ये क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने द्वार? 4 प्रवेश द्वार होते हैं, जो चारों मुख्य दिशाओं में होते थे। उनको घेरे हुए 12 स्तंभों वाला प्रदक्षिणा पथ भी होता था। इस प्रकार के मंदिरों की सभी दिशाओं में प्रवेश मिलता है। देखिए ये जैन मंदिर है, जिसकी मैं बता रहा था राजस्थान का। ये जैन मंदिर काफ़ी फेमस है, और इसके देखिए ये मंदिर का नक्शा बना हुआ है। ये मंदिर उड़ीसा से प्राप्त 17वीं शताब्दी का ताड़पत्र पर पांडुलिपि में एक पत्र पर हिंदू मंदिर का वास्तु
शास्त्र या वास्तु आर्किटेक्चर दर्शाया गया। इस टाइप में ये मंदिर बनाए जाते हैं। गर्भगृह देखिए, ये गर्भगृह है, इसके बाद ये हॉल है, ये नंदी मंडप है। इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाता था ये, ठीक है ना। ये काफ़ी पुराना नक्शा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ये मंदिर जैन मंदिर है, जो आपका मैंने बताया था चौथी शैली उस प्रकार का मंदिर है, और इसे कहते हैं भूमिज शैली का मंदिर। इसमें देखिए एक ऐसा माना जाता है, ये कल्प वृक्ष का पत्ते का चित्र बनाया है। जो ये एक पत्ता है कल्प वृक्ष का, इसके नीचे खड़े होने पर जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाती है, सब माना जाता है। और इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। खैर आप इसकी आर्किटेक्चर या बनावट पर ध्यान दीजिए। ये जैन मंदिर है, ये जैन धर्म के देवी देवता, इस टाइप में ये जैन मंदिर। और ये भूमि शैली का था। अब देखते हैं पगोडा शैली, अगली है पगोडा शैली। पगोडा शैली क्या होती है? पगोडा शैली नेपाल और इंडोनेशिया का बाली टापू में प्रचलित हिंदू मंदिर स्थापत्य है। यह शैली में छतों का श्रृंखला अनुलंबित रूप में एक के ऊपर दूसरा रहता है। अधिकांश गर्भगृह भूतल स्तर पर रहता है, परंतु कुछ मंदिर जैसे काठमांडू का आकाश भैरव मंदिर हुआ, भीमसेन स्थान मंदिर हुआ, इसमें गर्भगृह का दूसरा मंजिल भी स्थापित किया गया है। कुछ मंदिरों का गर्भगृह समुचित स्थान में निर्मित होते हैं, जैसे भक्तपुर का न्यायपोत मंदिर जो भूस्थल से 3 से 4 मंजिल की ऊंचाई पर स्थित है। इस शैली से निर्मित मंदिर नेपाल का पशुपतिनाथ बाली का पुरावैशिक मंदिर प्रमुख है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगले क्या है बेसर शैली में आपको वैसे भी बता चुका हूँ मैं। और इसके बाद देखते हैं इस टाइप देखिए मंदिरों का, ये नागर शैली का एक एग्जाम्पल है। और नागर शैली में किस टाइप में क्या होते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आती है इसकी मेन द्वार की, देखिए ये ईस्ट भाग है, ईस्ट भाग तरफ यहाँ पर क्या है इस टाइप में, देखिए यहाँ पे इस टाइप में दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ से देखते हैं सबसे पहले क्या है अर्धमंडप, इसे अर्धमंडप बोलते हैं। ये अर्धमंडप है, इसे अर्धमंडप बोलते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा है मंडप हॉल, ये मंडप है, ये अर्धमंडप हो गया, ये मंडप हॉल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ये नागर शैली का मंदिर है मैं बता रहा हूँ जो। इसके बाद आता है आपका महामंडप। पहले अर्धमंडप, अर्धमंडप के बाद मंडप, मंडप हॉल, उसके बाद होता है महामंडप, ये महामंडप है। और महामंडप के बाद आता है आपका अंतराला, अंतराला, इसे अंतराला बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका जो मंदिर है इसमें यहाँ पे आप देख सकते ये है उर्सरंग, इसे उर्सरंग बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है विराजित होता है उसे बोलते कलश, इसे बोलते कलश, ठीक है ना। और ये जो गोल आकार का जो आपको वृत्त आकार दिखाई दे रहा है इसे अमलका बोलते हैं, अमलका, इसे क्या बोलते हैं अमलका, अमलका बोलते हैं, अमलका। और इसके बाद ये शिखर है, शिखर टावर है। और इसके बाद देखिए गर्भगृह, जो बिल्कुल अंदर जहाँ पर भगवान की प्रतिमा विराजित की जाती है उसे गर्भगृह बोला जाता है, इसे बोला था गर्भगृह। और ये प्रदक्षिणा मार्ग, इसके चारों तरफ इस प्रकार से खम्भे टाइप के बनाए जाते हैं जिससे कि लोग प्रदक्षिणा कर सकें, अर्थात इसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकें, इसलिए अंदर से इस टाइप में परिक्रमा मार्ग भी इसमें बनाया जाता था। ये नागर शैली का मंदिर है जो आपको नागर शैली के मंदिरों जैसे राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है वर्तमान में अयोध्या में वो भी नागर शैली का ही है। और आप इस ऐसे नागर शैली के एग्जाम्पल्स या उदाहरण देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं अपने खजुराहो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक मंदिरों का बौद्ध विन्यास मैंने बता दिया था कि बौद्ध विहारों से प्रभावित हुआ था ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद शैली के अंग देखिए नागर शब्द नगर से बना है। नागर शब्द कैसे बना? नगर से बना है। सबसे पहले नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर शैली की संज्ञा दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले नगर में बनने इन मंदिरों का निर्माण नगर में होने के कारण नागर शैली की संज्ञा दी गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों में 8 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? मूल आधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है उसे मूल आधार बोलते हैं। उसके बाद होता है मशूरक, मशूरक यानी होता है नींव और दीवारों के बीच का भाग, उसे बोलते हैं मशूरक।
जंघा, दीवारें विशेषकर गर्भगृह की दीवारें उन्हें जंघा बोला जाता है। और कपोत, ना कार्निश को कपोत बोलते हैं। शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का सबसे ऊपर वाला भाग उसे बोलते हैं शिखर। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग उसे ग्रीवा बोलते हैं। वर्तुलाकार, आमलक, जो मैंने बताया था गोल वृत्त आकार का सर्कल टाइप का होता है, उसे बोलते हैं शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग उसे वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार आमलक बोलते हैं आमलक। उसका सबसे ऊपर होता है वो होता है कलश, जिसे शिखर का सबसे ऊंचा भाग या शीर्ष भाग होता है। ठीक है ना, इस टाइप में। ठीक है, ये वो नक्शा है जो प्राचीन था। ये जैन मंदिरों का आपको डिजाइन है और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये जैन मंदिर बनाए गए हैं। ये जैन प्रतिमाएं हैं। भारतीय स्थापत्य में हिंदू मंदिर का विशेष स्थान है और हिंदू मंदिर में एक गर्भगृह होता है जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा संरचना होती है, शिखर या विमान कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक प्रदक्षिणा मार्ग होता है। ठीक है ना, ये कंबोडिया का अंगारकोट मंदिर था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।